हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि हमारा लोकसभा यानी आम चुनाव जो है उसका 33 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा कर दिया गया है और ये हमारा 1 जून तक चलेगा और ये 4 जून को हमारा काउंटिंग होगा। उसके बाद में हमारा इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा और जिसके द्वारा बहुमत प्राप्त होगा वो अपना दावा पेश करेगा सरकार बनाने का। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी के द्वारा अभी आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू है। तो हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, उसका मतलब भारतीय संविधान में क्या भूमिका है और किस किस प्रकार के अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संशोधन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख दायित्व जो है, उसके जो ड्यूटीज हैं, उसके जो कर्तव्य है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जो 324 से 329 भारतीय संविधान में जो इसके बारे में मेंशन है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, हम लोग चलते स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया भारतीय संविधान के अनुसार और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब समझ सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके जस्ट एक दिन पहले ये जरूरी समझा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना करना जरूरी है ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ स्वच्छ और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, सचिवालय है, वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। इसका मुख्य काम क्या है? ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का ये संचालन करता है। अगर हम लोग बात करें कि जो पंचायत चुनाव होता है या फिर नगर पालिका का चुनाव होता है तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका मुख्य रूप से भूमिका होती है वो होती है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पंचायत और नगर पालिका के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। उसके लिए अलग से है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक जो है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है भारतीय संविधान में, जो इनके प्रावधान है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 15, हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं। तो 15वां भाग जो है वो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ये चुनाव से संबंधित है और इससे संबंधित मामलों के लिए अलग एक आयोग का स्थापना करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो 324 से 329 आर्टिकल्स है। पहला है 324। निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में जो दायित्व दिया गया है, जैसे इलेक्टोरल रोल तैयार करना, डायरेक्शन देना, उसका रिव्यू करना, उसका अधीक्षण करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, ये सारा जो है, सारा का सारा दायित्व जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, यानी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर दिया गया वो सब इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के द्वारा। दूसरा है आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को हम लोग मतदाता सूची में यानी इलेक्टोरल रोल में हम लोग ना तो उसको ऐड कर सकते हैं और ना ही इस आधार पर हम लोग किसी मतदाता को अयोग्य कह सकते हैं। यानी धर्म, जाति और लिंग, एक इस पर भी किसी भी व्यक्ति विशेष का मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है। भारत के नागरिक है, भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो उसको मतदाता सूची में दर्ज किया गया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। तो इस आधार पर मतदान करने के लिए जो है वो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 कहता है। अगला है आर्टिकल 326। 326 का कहना है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए जो वयस्क मताधिकार होता है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार जिसको कहते हैं एडल्ट सफरेज, तो वयस्क मताधिकार हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 327 है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में, अगर मान लीजिए कि चुनाव के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर इसमें कुछ हमको सुधार की संभावना बनती है, इसमें कुछ भी बदलाव की जरूरत होती है, तो ऐसे में
संसद में कानून बनाने की शक्ति दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, चूंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये हमारे भारतीय संविधान में बिल्कुल ये अलग से दर्ज किया गया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसके लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद में दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 327 के तहत। उसी तरह से आर्टिकल 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए अगर कानून बनाने की उसको शक्ति दिया गया है, यानी किसी राज्य के विधानमंडल को, जो वहाँ विधानमंडल हो गया, विधानमंडल में कौन सा हो जाता है, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदस्य होते हैं, तो ये दोनों मिलकर अगर वहाँ पे कोई कानून बनाते हैं चुनाव से संबंधित, तो उस राज्य के लिए उसको वैलिड माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 328 मानता है। फिर है आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 है निर्वाचन संबंधी मामलों में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप जो है वो वर्जित किया गया है, यानी चुनावी मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप पे रोक लगाती है, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 कहता है। अब है कि इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व कैसे होगा, तो इलेक्शन में डिस्प्यूट को लेकर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि इस तरह का इसमें समस्या है, आरोप लगा, चाहे इस तरह का मामला है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद उस मैटर को रिजॉल्व करता है और उसको हल करता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ प्रमुख दायित्वों पे, उनके ड्यूटीज पे, उनके कर्तव्य पे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम में क्या हो जाता है, मुख्य काम में हमारा हो जाता है डिवीजन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। जो विधानसभा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को कितना डिवाइड करना है, इसको पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। दूसरा है वोटर्स का जो अप टू डेट लिस्ट तैयार किया जाता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तीसरा, इलेक्शन कब होगा उसका नोटिफिकेशन और उसका शेड्यूल, मतलब कब कब इलेक्शन होगा, किस किस तिथि को होगा, किस तिथि को परिणाम आएगा, ये सब का सारा घोषणा करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। उसके अलावा इलेक्शन का जो परिणाम है यानी रिजल्ट घोषणा करने का भी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अगर इलेक्शन में कितना एक्सपेंस होता है, कितना खर्च होता है, और उसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि आचार संहिता क्या है। आचार संहिता बल्कि एक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रावधान है जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया गया, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। तो फिक्स करता है कि इलेक्शन में कितना खर्च होगा किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, और उसके साथ साथ आचार संहिता, इन सबको लागू करवाता है। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, ड्यूटी है। और नॉमिनेशन पेपर में अगर कुछ होता है उसका जांच करना, नॉमिनेशन पेपर्स को यानी स्क्रूटनी करना, उसमें कुछ अगर चीज़ें हैं उसको जांचना, देखना एलिजिबल है नहीं है, ये सारा का सारा जो पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वेस्टेड है। उसके अलावा अगर कुछ डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर, तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट रेफर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस मैटर को देखता है और फिर सेटल डाउन करता है उस डिस्प्यूट्स को। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित अगर आप मेंस में लिखते हैं कोई आर्टिकल्स या मेंस में कुछ हम जवाब लिखते हैं, तो उसको आप इसको पॉइंट वाइज अगर इसको ब्रेकअप कर देते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ वैसे चीज़ों को देखते हैं जो कि रिफॉर्म किया गया है। अब चूंकि चुनावी प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलते आ रहा है कि लगातार इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते आ रहा है। ऐसे में किस प्रकार का रिफॉर्म आया है, किस साल आया है, ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इसको काफ़ी ध्यान से इसको समझिएगा। पहला है लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। भारत का संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 में, उसके तहत वोटिंग एज जो था वो 21 साल पहले था मिनिमम, अब उसको घटा के 18 साल कर दिया गया। इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अपने जो वयस्क मताधिकार है, अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा जो वोटिंग एज का जो लोअर किया गया था वो किया गया था भारत के संविधान के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में आया था। नेक्स्ट है 1989 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था लोगों के सामने कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। ठीक है, अब ईवीएम जो है फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1998 में, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, रेगुलर रूप से यूज नहीं हो रहा था बल्कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस से 1998 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो फर्स्ट टाइम पूरी तरह से पूरा निर्वाचन के लिए, इंटायर स्टेट के लिए, वो गोवा में 1999 में इसको इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट टाइम, जो वहाँ का जनरल इलेक्शन था, पूरे राज्य में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में आता है इपिक, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोर्स
वोट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपिक, तो यानी हमारा फोटो मतदाता पहचान पत्र जो होता है उसके बारे में बात करता है। तो इसके बारे में संबंधित निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1993 में लिया गया, जिसमें कि बताया गया कि एक फोटो इशू करना चाहिए आई कार्ड पे, ताकि हम लोग पूरे थ्रू आउट कंट्रीज में, पूरे इंडिया में, ताकि हम लोग वोटर्स को उस फोटो के द्वारा हम लोग पहचान सके। तो एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है 1993 में इसको शुरुआत किया गया। उसके बाद में इसमें कुछ बदलाव और भी देखने को मिला जब पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट आया 1999 में। पोस्टल बैलेट इसमें कि कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन्स होते हैं, जैसे आर्मी के पर्सन, या फिर कुछ स्पेशल ड्यूटी करते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ्स हो गए या फिर रेलवे स्टाफ्स हो गए, जिनका की ड्यूटी एकदम मैंडेटरी है, वो ड्यूटी छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे जो पर्सन्स हैं, वैसे क्लास ऑफ पर्सन है, उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करने का अधिकार 1999 में दिया गया। पोस्टल बैलेट का मतलब वो अपने वहां से ही वोट करके उसको पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पोस्टल बैलेट। अब हम लोग कुछ और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे है प्रॉक्सी वोटिंग की बात किया जा रहा है। तो प्रॉक्सी वोटिंग भी 2013 में 2003 में इसको लॉन्च किया गया, और वैसे लोगों के लिए जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, मतलब उनके बदले में कोई और वोट दे सकता है। आर्म्ड फोर्सेज हो गया या मेंबर बिलोंगिंग टू फोर्स, जो आर्मी एक्ट के तहत जो फोर्स हैं, उन सब लोगों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का शुरुआत 2003 में शुरू किया गया। फिर है कि अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा इलेक्शन में 2003 में जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ था, तो उसमें दो बदलाव किया गया। सबसे पहला कि रिमूवल ऑफ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अब राज्यसभा के चुनाव में जो ऐसा होता था कि उस राज्य से आप तभी चुने जाएंगे अगर आप उस राज्य में डोमिसाइल है, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया 2003 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया कि अब कहीं से भी कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बन सकता है, इसके लिए वहां पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके साथ साथ जो है ओपन बैलेट सिस्टम का भी कंसेप्ट लाया गया। नेक्स्ट है फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल्स। 2003 में फिर प्रोविजन लाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या चीज़ का, इलेक्टोरल रोल्स, जो हमारा मतदाता जो पत्र होता है, इलेक्टोरल रोल्स, तो मतदाता पत्र होता है, उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सप्लाई किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल सिग्नेचर फीचर्स इन ईवीएम। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारा शुरुआत हुआ, तो उसमें ब्रेल सिस्टम क्या होता है, वैसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब वो आंख से नहीं देख पाते हैं, बल्कि वो टच करने पर उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का सिंबल बना हुआ है और किस सिंबल पे हमको वोटिंग करना है। तो इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस किया है ब्रेल सिस्टम, वो 2009 में किया गया था 15th लोकसभा चुनाव में, और स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जनरल आम इलेक्शन जो हुआ था 15वां लोकसभा 2009 में। और उसके बाद में फिर कुछ राज्यों में भी इसको ब्रेल सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह का कुछ बदलाव जो है लगातार देखने को मिला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता इसमें शामिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल कर सके। भारत के नागरिक वोटिंग राइट जो है वैसे लोगों को जो अब्रोड रहते हैं, किसी वजह से इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इसके लेकर 2010 में प्रोविजन लाया गया कि उनको भी वोट देने का अधिकार है। उसके अलावा ऑनलाइन इनरोलमेंट 2013 में शुरू किया गया कि जो भी इलेक्टर्स हैं, जो भी वोटर्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन कर सकते हैं। उसको अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, रूल लाया गया जिसमें कि इस तरह का चीज़ों को लाया गया कि जो कि ऑनलाइन जो है इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाए, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेगा और उसके बाद में आगे का उस पर कार्रवाई, अगर सही रहा तो उसको इलेक्टोरल रोल्स में ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा। नोटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा था, और नोटा जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुआ, जिसमें 2013 में फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट देना चाहता है तो उसको वोटिंग राइट आप नहीं छीन सकते हैं। अगर वो किसी कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहता, किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट उसका फेवरेबल नहीं, कोई भी कैंडिडेट उसके मनपसंद का नहीं है, लेकिन अगर वो वोट देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में नोटा का कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोविजन लाया गया नोटा, जो कि ईवीएम और बैलेट पेपर, ये दोनों जगह में ऑप्शन दिया गया नोटा, यानी नन ऑफ द एबव, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से हम किसी के सपोर्ट में वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वोट कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था नोटा ऑप्शन 2013 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम और बैलेट पेपर में ऑप्शन डाला था। उसके बाद में आया वीवीपैट। तो वीवीपैट का भी कंसेप्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ईवीएम मशीन के एक पार्ट बन गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता था कि बटन दबाते ही वोटिंग हो जाता था, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं हो पाता था कि वोटिंग हुआ या नहीं हुआ या किस पे हुआ, क्या हुआ। तो इसी के लेकर आया वीवीपैट, जिसमें कि वीवीपैट का फुल फॉर्म हो गया वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी अगर कोई वोटिंग करता है तो उसको जो है, यहाँ पे आप इसको शब्द से ही समझ सकते हैं, वोटर वेरिफिएबल, वोटर का वेरीफाई हो गया, पेपर ऑडिट ट्रायल, उसमें जो जितना वोट पड़ा है उसमें उतना पेपर गिरा देगा। अगर किसी वजह से कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो, चाहे कुछ शक या संदेह पैदा होता है, तो उसके पास जो टोटल जो वहाँ पे प्रिंटेड जो उसके अंदर गिरता है, उसके आधार पर भी आप आकलन कर सकते हैं। तो वीवीपैट का कंसेप्ट भी 2013 में लाया गया। और उसके अलावा कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फोटो ऑफ कैंडिडेट, अब है कि 2015 में लाया गया कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके सिंबल के साथ साथ उनके फोटोज भी ऐड होंगे। कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ पे होगा, ईवीएम पे होगा या बैलेट पेपर पे। तो ये फोटो वाला जो कंसेप्ट है, किसका फोटो, कैंडिडेट का, ये 2015 में लाया गया। उसके बाद में जो आईडी है, वोटर आईडी और आधार कार्ड का लिंक है, जो कंसेप्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में लाया गया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा। और उसके द्वारा वोटर आईडी और आधार कार्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह का चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। इस बार जो है कुछ और इसमें ऐड किया गया है, जिसमें कि अगर कोई वोटर है जो चाहते हैं, जो सक्षम नहीं है बूथ पे जाने के लिए, तो वो घर पे भी वोट डाल सकते, घर से भी वोट डाल सकते हैं, यानी वोट फ्रॉम होम। ये इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया, जिसमें कि जो 85 साल से प्लस एज के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो सुपर सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, 85 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, अगर वो वोट देना चाहते हैं लेकिन वो बूथ नहीं जा सकते हैं, तो इन केस ऐसी स्थिति में उनको बैलेट जो है उनके घर तक पहुंचेगा। दूसरा जो योग्यता दिया वो है कि जो 40% से ज़्यादा विकलांग हैं, 40% से ज़्यादा जो उनको विकलांगता है या दिव्यांगता है, उनको भी वोटिंग करने का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाएगा, और उनको भी घर पे वोटिंग करने के लिए बैलेट उपलब्ध होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप बूथ पे जा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाकी सभी लोगों में मैसेज जाएगा कि वोटिंग करना कितना आवश्यक है। आपका एक मत, एक वोट जो है कितना बड़ा भूमिका अदा कर सकता है। एक मत से सरकार बनती है, गिरती है, जिसकी वजह से जो पूरे देश को संचालन करता है, पूरे देश की आबादी को जो ध्यान देता है, वो आपके एक वोट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में सभी को वोटिंग राइट को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया गया है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूँ तो भारत में वोटिंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मताधिकार का प्रयोग करना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपका वोट, आपको नहीं पता है कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस देश को पता है, इस देश के लिए आपका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा। आपका मत इस देश को पता है, इस देश को आप सही दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और आप इस देश को बचा सकते हैं, इस देश को संभाल सकते हैं, इस देश को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको वोटिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे कैंपेन चलाती है, बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम, प्रचार वगैरह चलाती है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता रहे, अपनी वोटिंग राइट को पहचाने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस देश में जो सरकार है उसमें अपना योगदान निभाए, अपना योगदान दे, भूमिका निभाए। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात की हम लोग। आगे और भी हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो अपडेटेड होगा वर्जन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आप इसके जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।